हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ याचिकाएं आई हैं जिनमें समलैंगिक लोगों से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर के बात की गई है। इन याचिकाओं में मांग है कि समलैंगिक लोगों के बीच में जो विवाह जैसी स्थितियां हैं उनको कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार से उनका पक्ष मांगा है, उनकी प्रतिक्रिया मांगी है कि क्या इस तरह के मुद्दों पर किस तरह से आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस तरह के मुद्दों में जो भी इसके पहले का इतिहास रहा है, जिस तरह के कुछ प्रमुख मामलों में निर्णय दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही उन मुद्दों को भी समझेंगे कि किस किस तरह की चुनौतियां समलैंगिक विवाह के अंतर्गत आ रही हैं या फिर उन लोगों को फेस करनी पड़ती है, और किस तरह से इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे मामले को हमें देखना चाहिए। विषय है समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी प्रतिक्रिया। इस पर ही हम बात करने वाले हैं। तो न्यूज आई है टुवर्ड लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। क्या क्या प्रमुख बातें हैं इस केस से जुड़ी हुई, चर्चा क्यों की गई है, इसको समझेंगे और जानेंगे याचिकाओं में कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। यानी याचिकाओं में जो बातें कही गई हैं उनको समझने के क्रम में हम पूरी बातों को समझ पाएंगे। संवैधानिक स्थिति की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय आए थे इसके पहले जिसमें किस तरह की बातें कही गई थी, सरकार का क्या पक्ष इसके पहले हमें सुनने को मिला, क्योंकि आने वाले समय में सरकार जब इस पर अपना रिस्पॉन्स देगी उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा। अन्य देशों की क्या स्थिति है, अन्य देशों में किस तरह से या फिर किन किन देशों में इसको लीगलाइज किया गया है या फिर कोई अन्य व्यवस्था वहां पर चल रही है। प्रश्न इससे जुड़े होंगे, प्रीलिम्स का और मेंस का, दोनों ही स्तर पर आपको सॉल्व जरूर करना चाहिए। यह विषय जीएस पेपर 2 के अंतर्गत सामाजिक न्याय खंड से जुड़ सकता है, साथ ही सरकारी नीतियां भी इससे जुड़ती हैं। चलिए, तो चर्चा क्यों की जा रही है, जैसा हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ याचिकाएं आई थी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 25 नवंबर को केंद्र सरकार को और भारत के अटॉर्नी जनरल को एक नोटिस भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि समलैंगिक जोड़ों के विवाह से जुड़ी याचिकाओं पर वे प्रतिक्रिया दें कि किस तरह से आगे कानून में संशोधन किया जा सकता है या फिर सरकार किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है। क्या सरकार इसके पक्ष में है या सरकार अभी भी इसके विरोध में है, और पूरा जो सामाजिक माहौल है वो किस तरह से सरकार का पक्ष जान करके ही आगे समझा जाएगा। तो स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954 का यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है, जिसके संबंध में ये याचिकाएं दायर की गई थी। तो याचिकाएं क्या क्या कहती हैं? इस याचिका में एक बात जो प्रमुख रूप से कही गई है वो ये है, ये चाहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 का है उसके अंतर्गत जो समान लिंग या फिर हम कहें कि समलैंगिक विवाह है उसको मंजूरी दे देनी चाहिए। अभी अगर पर्सनल लॉस की बात करें तो हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर सकते हैं, ठीक इसी तरह मुस्लिमों के अंतर्गत शरिया कानून की बात कर सकते हैं या कुछ अन्य कानून हो सकते हैं यहाँ, यानी कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग स्तर पर जो व्यक्तिगत कानून है, पर्सनल लॉस कहे जाते हैं, वो अलग है। इनका कहना यह है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया था, विशेष विवाह अधिनियम, वो दरअसल कुछ मुद्दों को शामिल करता है। जैसे दो अलग अलग धर्म के लोगों के, मान लीजिए दो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो अगर शादी करना चाहते हैं, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति उसमें से मुस्लिम है और दूसरा हिंदू है, तो ना ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह कर सकते हैं ना ही शरिया के अंतर्गत। तो ऐसे में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये लोग विवाह कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत उनका जो मानना है या फिर उनकी जो मांग है वो ये है कि यहाँ पर समान लिंग या फिर समलैंगिक विवाह को भी अनुमति दे दी जानी चाहिए। और क्या क्या बातें हैं? तो ये कहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट समान लिंग वाले और विपरीत लिंग वाले लोगों के बीच में एक तरीके से भेदभाव करता है। वहां पर ये बात लिख दी गई है कि जो विपरीत लिंग वाले लोग होंगे, जैसे एक महिला पुरुष से शादी करे या एक पुरुष एक महिला से शादी करे, तो वो शादी मान्य होगी। वहीं अगर कोई समान लिंग के लोग, जैसे कि एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष से शादी करे या एक महिला किसी दूसरी महिला से शादी करना चाहे, तो वो मान्य नहीं है। तो यहीं पर ये बात कहते हैं कि ये यहाँ पर भेदभाव की स्थिति है, ठीक। और कानूनी अधिकारों के साथ सामाजिक मान्यता की स्थिति से ये जो स्थिति है कानून की, ये इन्हें वंचित करता है। यानी एक तरह से विवाह संस्था के अंतर्गत जिस तरह के लाभ किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं, कानूनी लाभ होते हैं, अभी हम आगे चर्चा कर लेंगे, तो उससे तो ये वंचित हैं ही, साथ ही समाज में एक स्वीकृति का भाव होता है दो लोगों के विवाह को लेकर के, उससे भी फिर ये वंचित हैं क्योंकि कानून में उसकी मान्यता नहीं दी गई। तो लगभग 15 ऐसे कानूनों का इन्होंने जिक्र किया है
जो LGBTQ+ नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसा समूह जो कि सामान्य महिला या पुरुष की श्रेणी से अलग है, दो लोगों के साथ संबंधों से अलग है, उनको LGBTQ+ की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और आगे। तो इसमें से कुछ कानूनों का जिक्र है, जैसे मजदूरी, ग्रेच्युटी, गोद लेना या सरोगेसी जैसे जो कानून हैं वो उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जो समान लिंग में विवाह करना चाहते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना ही लागू किया जाना चाहिए। यानी इनकी डिमांड बेसिकली ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को इस तरीके से बना दिया जाए जहां पर किसी भी तरह का बंधन इन लोगों के लिए ना हो, या फिर अगर समलैंगिक विवाह कोई करना चाहता है तो वो आसानी से कर सके, उसको कानूनी मान्यता मिल जाए। इसी तरह की एक दूसरी याचिका भी आई है जो कि 17 वर्ष के समलैंगिक जोड़े की है। तो इनकी तरफ से जो वकील है उन्होंने अपने कुछ पक्ष दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समान लिंग विवाह की जो मान्यता है और उसकी जो हम मांग कर रहे हैं वो बेसिकली अगला चरण है किसका, 2017 और 2018 में आए निर्णयों का। 2017 में एक मामले पर निर्णय आया था क्योंकि पुट्टास्वामी केस था जहां पर निजता के अधिकार की पुष्टि हुई थी और निजता के अधिकार को मान्यता दी गई थी आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसी तरह का दूसरा केस 2018 का है, वो था नवतेज सिंह जौहर मामला, जहां पर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया गया था। यहां पर IPC 377 को एक तरीके से असंवैधानिक घोषित किया था। अभी हम इस केस पर थोड़ी सी और बात करेंगे, ठीक। तो इन्होंने कहा कि ये जो याचिकाएं हैं ये व्यक्तिगत कानूनों यानी कि पर्सनल लॉस को नहीं छूती जिससे किसी समाज के वर्ग को दिक्कत हो। स्पेशल मैरिज एक्ट की केवल बात करती है जिसमें एक अलग श्रेणी खुल सकती है लोगों के कानूनी अधिकार को मान्यता देने की, ठीक। तो इन्होंने कहा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए ताकि उसमें किसी तरह की जेंडर की बाध्यता ना रहे, ठीक। कुछ बातें इन्होंने और जो बताई हैं जिसकी ओर इशारा किया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट की कौन कौन सी धाराएं हैं, तो इसको भी हम एक बार समझ लें। धारा 4 यहां पर लिखा हुआ है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में विवाह की अनुमति है, यहां पर व्यक्तियों की बात है, ठीक। लेकिन इसकी धारा 4C पर जब आप जाएंगे तो यहां पर पुरुष और महिला शब्द का जिक्र मिल जाता है, ठीक। इसके अलावा कुछ इसके ऐसे भी क्लॉज है जहां पर पति पत्नी और दूल्हा दुल्हन का जिक्र है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और ग्रूम और ब्राइड ग्रूम, ठीक। तो यहाँ पर लिंग से जुड़ी जो भाषा है वो दिक्कत कर रही है, यानी एक पुरुष और एक महिला है तभी वो विवाह कर सकते हैं, अन्यथा फिर नहीं कर पाएंगे इस कानून के अंतर्गत। तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ दिया है, इसमें लिखा है एनी टू पर्सन्स, ठीक। और इसके C में जब आप जाएंगे तो यहाँ दिया है द मेल हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द फीमेल द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि महिला और पुरुष के नाम से उम्र का जिक्र कर दिया गया है तभी विवाह हो पाएगा। यानी पुरुष पुरुष या महिला महिला अगर हैं तो विवाह की स्थितियों में दिक्कत आएगी और नहीं हो सकेगा उस कानून के अंतर्गत, ठीक। ऐसी कुछ और भी याचिकाएं हैं जो दिल्ली और केरल हाईकोर्ट के पास लंबित थी। तो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट का जिक्र मिल जाता है, विदेशी विवाह अधिनियम और संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों यानी पर्सनल लॉज का भी जिक्र मिल जाएगा। तो यहाँ पर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग इनमें भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इस तरह की जो भी याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट्स के पास थी उनको वापस से अपने पास ही मंगा लिया है और फिर अब वो उस पर सुनवाई करेंगे। तो अब हम उस केस की बात कर लें जिसके अंतर्गत समलैंगिकता को डीक्रिमिनलाइज घोषित किया गया था, यानी 2018 का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की बेंच इसमें बैठी थी जिसमें वर्तमान CJI जो DY चंद्रचूड़ हैं वो भी शामिल थे। तो इसमें समलैंगिकता को डीक्रिमिनलाइज घोषित कर दिया था और समान लिंग के वयस्कों के बीच निजी सहमति से यौन आचरण का अपराधीकरण गलत बताया था और कई सारे पॉइंट्स उन्होंने कहे थे, जैसे कि पहला ये कि IPC की धारा 377 को असंवैधानिक किया गया। दूसरा, इस निर्णय ने एक तरीके से ऐतिहासिक जो गलती एक लंबे समय से चली आ रही थी, 150 साल पुराना ये कानून था, इसको हटा करके अपनी गलतियों के लिए एक तरह से क्षमा मांगी। और कुछ टिप्पणियां भी आई, जैसे कि कहा गया कि जो यौन रुझान है वो स्वाभाविक है, किसी व्यक्ति का जेनेटिकली जो सिस्टम है इस तरीके से डिजाइन है, उसको अपने आप को जिस तरह से अभिव्यक्त करना पसंद है वह उस तरह से खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। यानी यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है, यानी आर्टिकल 19 का। यानी कि कोई व्यक्ति अपने आप को जिस तरह से
अभिव्यक्त करना चाहे वह कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक, और क्या क्या कहा उस निर्णय में वो हमें इसलिए भी समझना महत्वपूर्ण है कि उससे हमें सुप्रीम कोर्ट का एक पक्ष दिखाई देगा कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि समलैंगिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, समान कानूनों के संरक्षण के वे हकदार हैं। ठीक, बिना किसी कलंक के समाज में मनुष्यों के रूप में व्यवहार पाने के हकदार हैं कि लोग उनको गलत नज़र से ना देखें। उस तरह के जो भी रिश्ते बनते हैं उनको समाज की स्वीकृति मिल सके, क्योंकि एक समय तक तो उनको अपराधी की नज़र से देखा जाता था। अपराधी की श्रेणी से बाहर कर दिए जाने के बाद भी स्वीकार्यता उस तरह से समाज में उनके रिश्ते को लेकर के नहीं है। इसके अलावा शारीरिक स्वायत्तता संवैधानिक रूप से संरक्षित है, खास तौर से किसके अंतर्गत? निजता के अधिकार के अंतर्गत। यानी कोई व्यक्ति अपने आप को किस तरह से अभिव्यक्त करेगा, अनुच्छेद 19, और वह अपने आप को किस तरह से देखेगा, उसके शरीर पर उसका अधिकार होगा, अनुच्छेद 21, और उसकी गोपनीयता का अधिकार भी उसको दिया गया है। तो LGBTQ+ समुदायों का अधिकार इसके अंतर्गत आता है, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय का मानना था। एक मामला और यहाँ पर जुड़ता है, नालसा बनाम भारत संघ 2014 का मामला, जहां पर गैर बाइनरी व्यक्ति संविधान के तहत संरक्षित हैं, ऐसा माना गया था। गैर बाइनरी का मतलब यहां पर हुआ कि एक ऐसा समूह या एक ऐसा वर्ग जो अपने आप को महिला या पुरुष के रूप में नहीं देखता, वो ना महिला है ना पुरुष है। तो ऐसा कोई भी वर्ग जो होगा उसको गैर बाइनरी माना गया है, और वो भी संविधान के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं उसके अंतर्गत संरक्षित है, चाहे वो समानता का हो, गैर भेदभाव का हो, जीवन का, स्वतंत्रता का, जो भी मौलिक अधिकार है वो उनको भी मिलेंगे। यानी जैविक रूप से पुरुष या महिला, केवल इन तक ही कोई अधिकार सीमित नहीं है, वो सभी के लिए समान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है। अब सरकार के अगर हम पक्ष की बात करें तो पिछले कुछ केस में हमें ये दिख जाएगा। पिछले साल के अंत में दिल्ली उच्च न्यायालय में जो भी याचिकाएं आई थी उनका जवाब देते हुए सरकार ने कुछ बातें कही थी, खासतौर से सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि कानून के अनुसार जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जो इसके पहले केस आया है नवजोत सिंह जौहर वाला, जहाँ पर इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है, उसमें कुछ गलत धारणाएं लोगों ने मान ली हैं। यानी कि इसको केवल इस प्रक्रिया में अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, ना कि यहाँ पर शादी जैसी कोई बात थी। तो एक बात ये आई। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की स्वीकृति किसी भी ना ही पर्सनल लॉज में दी गई है और ना ही स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे किसी वैधानिक कानून में भी नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से इसको स्वीकार कर पाना अपने आप में ठीक नहीं है। जब ये कहा गया, ऐसी कोई बात आई कि इसमें तेजी लाई जाए इस प्रक्रिया को करने में, तो उन्होंने कुछ और बातें कही कि जैसे कि कोई व्यक्ति इस वक्त ऐसी स्थितियों से मर नहीं रहा है, ऐसी कुछ बातें उनकी तरफ से जानने को मिली। ठीक है, चलिए तो अन्य देशों की कुछ स्थितियों की बात करें कि कहाँ पर क्या कानून लागू है, क्या भारत उनसे सीख सकता है, या फिर आने वाले समय में समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। तो दुनिया भर में कुल 32 देशों में इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, और कानून के जरिए या तो फिर कुछ अन्य तरह की न्यायिक घोषणाओं के जरिए इसको अनुमति दी गई है। यहाँ पर एक प्रक्रिया और अपनाई गई है जिसे सिविल यूनियन या फिर पार्टनरशिप कहा गया है। इस तरह की व्यवस्था वहाँ चलती है जहाँ पर समान या फिर विपरीत लिंग के जो अविवाहित जोड़े हैं उनको कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, जो कि लगभग वैसे ही है जो विवाह व्यवस्था के अंतर्गत मिलते हैं, जैसे कि विरासत का, चिकित्सा लाभ का, जीवन साथी को कर्मचारी से जुड़े हुए लाभ, संयुक्त प्रबंधन कर और वित्त से जुड़े लाभ, और कुछ मामलों में गोद लेने संबंधी अधिकार भी इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। अच्छा, नीदरलैंड एक ऐसा देश था जिसने 2001 में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध बनाया था। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मामले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के देशों में क्या स्थितियां मौजूद हैं। अब बात करें, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं। तो निष्कर्ष पर अगर हम आए तो निष्कर्ष यही है कि आने वाले समय में फिर सरकार अपना पक्ष रखेगी, जिसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय लेंगे, या फिर किस तरह से आने वाले समय में इस वर्ग को अपने कानूनी अधिकार हासिल होंगे, ये हमें देखना होगा। और जहाँ तक उम्मीद है, समाज धीरे धीरे बदलता है और इसी बदलाव के क्रम में एक लंबा समय लग जाता है, लेकिन जब समाज के अंतर्गत लोग जागरूक होते हैं, शिक्षित होते हैं, तो चीज़ों को समझने की और उनको स्वीकारने की स्थितियां भी बढ़ती हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम
समाप्त करेंगे और प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता का मामला संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से जुड़ता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों ही कथन या फिर दोनों ही कथन गलत हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न मेंस का, अब समय आ गया है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी जाए। कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। तो इसमें स्टेटमेंट सीधा सीधा लिख दिया गया है कि ऐसा कर दिया जाए। तो आपको आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब ही है कि उन पक्षों को भी बताना है जो इसके विरोध में है, खासतौर से सरकार के पक्ष अगर आपको विरोध में लगते हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं। साथ ही आपको फिर ये बताना है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कही हैं और अंत में संविधान क्या कहता है। इसके आधार पर 250 शब्दों में आपको इस उत्तर को फ्रेम करने का अभ्यास करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।